हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिनॉल के बारे में। तो फिनॉल का प्रिपरेशन देखेंगे एंड फिनॉल का रिएक्शंस देखेंगे। कोई भी आउट ऑफ सिलेबस रिएक्शन नहीं देखेंगे, जो सिलेबस में है उसी के बारे में बात करेंगे। आउट ऑफ सिलेबस रिएक्शन कुछ आगे के लेक्चर्स में हम जरूर देखेंगे, बट हमारा फोकस आज के लेक्चर में विद इन सिलेबस ही होगा, मतलब जेई का सिलेबस एंड नीट का सिलेबस। तो फिनॉल के प्रिपरेशन में दो तरीका फिनॉल का प्रिपरेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट यही दोनों तुम्हारे सिलेबस में भी है डायरेक्टली। एक को बोलते हैं डाउ प्रोसेस और एक को बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि फिनॉल बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बेंजीन के साथ OH लगा दें तो ये फिनॉल होता है। तो ये जो सेक्शन है ये EAS भी करेगा। तो इसके बाद रिएक्शन ऑफ फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। हालांकि ये सेक्शन हम पहले काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, तो यहां पे नहीं देखेंगे। देन कोलबे रिएक्शन, देन राइमर-टाइमन रिएक्शन, then reaction with zinc dust and then oxidation of phenol। ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम डाउ प्रोसेस। हालांकि डाउ प्रोसेस भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कहां पढ़े हम याद दिलाते हैं। डाउ प्रोसेस ये एक्चुअली एक इंडस्ट्रियल मेथड है। डाउ प्रोसेस से इंडस्ट्री में फिनॉल बनाया जाता है, क्योंकि इसके लिए जो टेम्परेचर प्रेशर रिक्वायर्ड होता है ये काफी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो लैब में डाउ प्रोसेस से फिनॉल नहीं बनाया जाता है। फिनॉल कैसे बनता है डाउ प्रोसेस से? हम लोग ले लेते हैं हेलोबेंजीन, इसका रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ? NaOH एक्वस के साथ हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। हालांकि यहां पे टेम्परेचर प्रेशर का भी डेटा हम दे दिए हैं, और इस तरह से यहां पे होता है कौन सा मैकेनिज्म? यहां पे होता है बेंजाइन मैकेनिज्म। हम पहले बता चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, OH माइनस आएगा, Cl निकलेगा, बट वाया बेंजाइन फॉर्मेशन। हम एराइल हैलाइड में इस रिएक्शन को डिटेल में देखे हैं, और इस तरह से बन जाएगा फिनॉल। बट ये जो फिनॉल है ये बेसिक मीडियम है, जिसके वजह से ये फिनॉल के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये फिनॉक्साइड के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि यहाँ का एसिडिक हाइड्रोजन को ये OH माइनस बाहर किए हुए रहेगा। इसके बाद जरा गौर करो, अब यहाँ पे H+ लाएंगे तब तो फिनॉल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कोई एक ऐसा एसिड दे देंगे जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ज़्यादा होता होगा। मतलब हम अगर H3O+ दे दें, H3O+ मतलब डाइल्यूट SO4 या डाइल्यूट HCl कोई भी एसिड दे दो जो फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक है, वहाँ से ये फिनॉक्साइड आयन H+ ले लेगा और बन जाएगा फिनॉल। फिर से बोल दें, ये है एक इंडस्ट्रियल मेथड, ये इंडस्ट्री में ही पॉसिबल है। लैब में इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर, ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर है, तो इतना प्रेशर बना पाना लैब में पॉसिबल नहीं होता है, टफ होता है। इसलिए इस मेथड को हम लोग इंडस्ट्री में ही यूज करते हैं, लैब में यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं कि क्यूमीन से कैसे बनाया जाता है फिनॉल। तो मेरे को जगह चाहिए होगा तो हम इसको मिटाएंगे। फटाफट कॉपी कर लो। देखो, क्यूमीन बोलते हैं किसको, जरा समझना। क्यूमीन बेंजीन है, इस कंपाउंड को बोलते हैं क्यूमीन। क्यूमीन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, इसको जब ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो होता क्या है, ये वाला हाइड्रोजन जो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये तो मिथाइल है, ये तो मिथाइल है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, और 3 डिग्री हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करना आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल
बड़े आराम से बन सकता है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीडेशन है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही होता है, बट इसका डिटेल मैकेनिज्म हमें नहीं पढ़ना है। होता क्या है, ये जो O2 है ये बेसिकली ऐसा कुछ है, ये बॉन्ड टूटता है और ये बॉन्ड टूटता है और ये क्या हो गया, O इधर खुल गया, एक टर्मिनल इधर कार्बन के साथ, एक टर्मिनल इधर हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है और बन जाता है, देखो क्या, ये था क्यूमीन। इसको बोलते हैं परऑक्सी हाइड्रो क्यूमीन। ये है परऑक्सी हाइड्रो क्यूमीन, है ना। एक मिनट। हाँ, ये है, कहाँ गया, ये परऑक्सी हाइड्रो क्यूमीन या क्यूमीन पर ऑक्साइड, इसको ये भी बोलते हैं क्यूमीन पर ऑक्साइड। इसको जब H3O+ देते हैं, तो क्या होता है उसको समझना। ये जो H+ है ना, यहां से H+, ये लोन पेयर H+ को ले लेता है, यहां से H+ को ले लिया लोन पेयर, और यहां से H2O बाहर हो गया, क्योंकि ये H2O+ H+ है तो ये बाहर हो गया। क्या हो जाएगा, देखो, ये बन गया। और इसके बाद देखो क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग है जो अभी हम लिखने वाले हैं, जरा गौर करना। होता क्या है, ये H2O बाहर निकलता है, और H2O जब बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि हाईली अनस्टेबल होगा। तो होता क्या है, इसका निकलना, और ये जैसे जैसे निकलते जाता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होते जाता है, और वैसे वैसे ही इस फिनाइल का यहाँ पे शिफ्टिंग होने लगता है। मतलब ये कंप्लीटली निकल के यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं करता है, इसका निकलना और ये फिनाइल का शिफ्टिंग दोनों एक साथ होता है, और एक तरह से देखो क्या बन गया, ये हो गया। तुम ये बोल सकते थे कि सर इसके निकलने के, ये इसका निकलना और फिनाइल का शिफ्टिंग एक साथ के बजाय इसका निकलना और मिथाइल का शिफ्टिंग, ये भी तो हो सकता है। अगर वैसा होता तो देखो क्या होता, ये बनता, ठीक है। अब सवाल ये है कि शिफ्टिंग माइग्रेशन जो हुआ है ये एराइल का इजली होता है या एल्काइल का इजली होता है। तो हमने बताया था एराइल का माइग्रेशन ज़्यादा इजली होता है। कहाँ बताया था, हमने बताया था पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में। तो एग्जैक्टली उसी टाइप का तो चीज़ ये भी है, केवल एटम बदला है। जैसे देखो कैसे उसी टाइप का चीज़ है। पिनाकोल पिनाकोलोन में क्या होता था, पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन में कुछ इस तरह का होता था। यहाँ पे OH होता था और यहाँ पे प्लस चार्ज रहता था, तो इधर से मिथाइल का शिफ्टिंग इधर होता था। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता था तो लोन पेयर स्टेबलाइज करता था।
तो सिमिलरली ये जब निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो चुका था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होना मुश्किल होगा क्योंकि ऑक्सीजन पे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। इस वजह से इसका निकलना और इसका शिफ्ट होना साइमल्टेनियस होगा और ये pH -1 का शिफ्ट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज ये निकल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, ये pH -1 का शिफ्ट हो रहा है तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, ये हुआ। ऐसा करने से क्या हुआ है कि हाँ, हमने बताया कि pH का माइग्रेशन ज़्यादा आसान होता है, ठीक है, इसलिए अल्काइल के रिस्पेक्ट में फिनाइल का माइग्रेशन ज़्यादा आसान होता है, इसलिए ऐसा हुआ है। और एक दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हमने बताया था कि अगर मिथाइल का माइग्रेशन होता तो कुछ ये बनता, अगर मिथाइल का माइग्रेशन होता तो कुछ ये बनता, है ना। तो ये भी तुम देख सकते हो कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल, इसमें ये 3 डिग्री है, यहाँ भी 3 डिग्री है, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स रेजोनेंस के साथ रेजोनेंस में है, बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस में है, यहाँ ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ भी रेजोनेंस में है। तो बड़ा मुश्किल हो रहा है कि इस दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल, हालांकि ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा स्टेबल, बट सवाल यही है कि यहाँ पे माइग्रेशन किसका आसान होगा, तो फिनाइल का माइग्रेशन आसान होगा, इसलिए ये वाला चीज़ बनेगा, ठीक है। अब एक और चीज़ तुम सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो, हाँ ठीक है, इसी को बनाते हैं क्योंकि फिनाइल का माइग्रेशन आसान होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो लोन पेयर है इस पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस से स्टेबलाइज किए हुए हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को वाटर का लोन पेयर यहाँ पे अटैक करता है और बन जाता है, देखो क्या, यहाँ पे प्लस चार्ज। अब क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर करा दो, यहाँ से H+ को यहाँ सेंड कर दो, 2 स्टेप में होगा, पहले डीप्रोटोनेशन देन प्रोटोनेशन बन जाएगा। फाइनली 2 स्टेप के बाद जो बनेगा वो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज, देन यहाँ पे प्लस चार्ज ठीक ठाक स्टेबल होगा जिसके वजह से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और देखो क्या बन जाएगा, OH प्लस यहाँ पे प्लस चार्ज। इस लोन पेयर को नीचे लाओ और इसको डिप्रोटोनेट करा दो, देखो क्या बन जाएगा, फाइनली बन गया फिनॉल और फिनॉल के साथ साथ बन गया एसीटोन, ठीक है। तो ये था फ्रॉम क्यूमीन से फिनॉल का प्रिपरेशन। जितना फिनॉल बनता है उतना ही कौन बनता है, एसीटोन भी बनता है। लेकिन एक चीज गौर करो, अभी हम ये तो इसी नहीं ठीक तो है, हो गया, ठीक है, फिनॉल के साथ एसीटोन बन गया। तो ये था क्यूमीन से फिनॉल का प्रिपरेशन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाएगा तुमसे जेई में, नीट में, ठीक है। इसका कोई मैकेनिज्म खास नहीं है, यहाँ से यहाँ पहुँचने का डिटेल नहीं पढ़ना है, बट इसके बीच का मैकेनिज्म हमने बताया जो तुम्हें पढ़ना भी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम रिएक्शन ऑफ फिनॉल के तरफ। अभी तो था प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, अब बढ़ते हैं हम रिएक्शन ऑफ फिनॉल के तरफ। तो फटाफट कॉपी करो क्योंकि हम इसको मिटाएंगे।
जरा गौर करना, जो फिनॉल है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। पहला हम बात करते हैं ES के बारे में। जो फिनॉल है ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका मतलब इस पे EAS होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये इससे रिलेटेड रिएक्शन, सारा रिएक्शन हम कवर कर चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में 11th क्लास में। तो हमारे पीछे का वीडियो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाला तुम देख के उसको रिवाइज कर सकते हो। हालांकि इससे रिलेटेड कुछ रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया है जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, तो तुम एनसीईआरटी से भी रिवाइज कर सकते हो। बढ़ते हैं थोड़ा आगे। कोलवे रिएक्शन। कोलवे रिएक्शन क्या है? फिनॉल को बेस के साथ रिएक्शन करा देते हैं, सॉल्ट बन जाता है, देन हाई प्रेशर एंड 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, देन H3O+ दे देते हैं, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे जब OH होता है या फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे जब एसिड ग्रुप होता है तो इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये कैसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है? यही वो कंपाउंड है जिससे एस्पिरिन बनता है, ए पेन किलर, जो कि हम पहले जिसके बारे में बात इस चैप्टर में भी कर चुके हैं और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में भी कर चुके हैं। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड से ही क्या बनता है? एस्पिरिन। ठीक है, तो पहले हम उस पर बात कर चुके हैं तो अभी हम नहीं करेंगे। तो इस रिएक्शंस के मैकेनिज्म को, कोलवे रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं। सेकंड रिएक्शन, कोलवे रिएक्शन। कहीं से क्या ले लो? फिनॉल ले लो। फिनॉल का रिएक्शन करा दो NaOH या KOH के साथ। NaOH एक्वस ही रहता है, क्या हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, फिनॉक्साइड बन गया। ठीक है, इसका रिएक्शन कराओगे अगर CO2 के साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, तो जरा देखो क्या होगा। CO2 के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो ये जो लोन पेयर है यहाँ, सॉरी, ये जो लोन पेयर है नीचे आएगा, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा और यहां से अटैक कर देगा इस कार्बन पे, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। देखो क्या बन गया? बन गया कुछ ऐसा। और ये Na+ यहां पे चला गया। ठीक है, इसके बाद हालांकि यहां दूसरा पॉसिबिलिटी भी था, ये लोन पेयर नीचे आए, ये दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था? दूसरा पॉसिबिलिटी था, देखो क्या, O-, ये इधर आए, ये इधर आए और ये इधर आए और CO2 पे अटैक इस कार्बन से हुए। तो इस केस में क्या बनता? इस केस में कुछ इस तरह का चीज बनता। ये बनता। ठीक है, लेकिन मेजर यही वाला होता है। ठीक है, यहां पे एक और एडवांस चीज है, ये मेजर यही वाला होता है, ये तुमको याद करना चाहिए। लॉजिक है इसके पीछे का, बट ऐसा लॉजिक नहीं है कि लॉजिक याद रखोगे तो तुमको ये याद रह जाएगा कि ऑर्थो पोजीशन पे ही एसिड ग्रुप को आना चाहिए। इनफैक्ट ऑर्थो पे भी आ सकता है, पैरा पे भी आ सकता है, बट इस दोनों में मेजर ये वाला होता है, इसलिए इसको याद रखना। एक एडवांस पॉइंट बता देते हैं, नया चीज बता देते हैं, हालांकि ये तुमसे नहीं पूछा जाएगा। अगर ये सोडियम सॉल्ट की जगह पोटेशियम सॉल्ट होता तो उस केस में पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होता है, जो तुमसे नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि उसके वजह से सैलिसिलिक एसिड नहीं बनेगा, और सैलिसिलिक एसिड बनना जरूरी होता है क्योंकि इसी सैलिसिलिक एसिड के लिए ये रिएक्शन पॉपुलर हुआ है, क्योंकि यही वो कंपाउंड है जो एक पेन किलर बनाने में काम आता है, एस्पिरिन पेन किलर।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर सोडियम की जगह पोटेशियम होता तब पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होता। क्यों होता ये हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसका ज़रूरत तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। हालांकि हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल बैचेज में हमने ये डिस्कस किया था, बट अभी मेरे को लगता है उतना बताने से और बच्चों को में कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस और पूछा ही नहीं जाना है तो उसके बारे में बात क्यों करना। ऐसे जान लो सोडियम की जगह पोटेशियम होता तो इसके जगह पे ये मेजर होने लगता। तो अभी तो मेजर ऊपर वाला ही है। अब जरा गौर करो, अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये टॉटोमेराइज हो जाएगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये इधर गया और ये इधर गया। टॉटोमेराइज होने से क्या होगा, टॉटोमेराइज होने से स्टेबिलिटी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अभी कोई एरोमेटिक रिंग नहीं था, अब एरोमेटिक रिंग बनने वाला है। ठीक है, यही बन के रुका रहेगा। अब देखो जरा, नहीं यहाँ पे से H+ निकला ना, ये H+ यहाँ पे दे दो, यहाँ पे दे दो H+, हो गया। हालांकि यहाँ पे H+ दोगे तब भी H+ निकल ही जाएगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। तो फाइनली यहाँ पे तो रिएक्शन रुकेगा नहीं, ये बेसिकली OH- के वजह से यहाँ से H+ भी निकल जाएगा और देखो क्या बनेगा। ठीक है, इतना कुछ अभी यहाँ तक हुआ है। ये क्यों यहाँ से H+ हटा, सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है ना, तो बेस के प्रेजेंस में फिनॉल के फॉर्म में नहीं ना, फिनॉक्साइड के फॉर्म में रहेगा ना। इसके बाद देखो क्या होगा, लास्ट में हमने क्या देने बोला था, H3O+। जब H3O+ का मतलब ये है कोई भी ऐसा एसिड जो इससे यहाँ पे H दे दो और यहाँ पे H दे दो, मतलब सैलिसिलिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक है वो यहाँ दे दो, तो उससे सैलिसिलिक एसिड का CO- ग्रुप और O- ग्रुप H+ ले लेगा और बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। ये था तुम्हारा रिएक्शन ऑफ फिनॉल में कोलवे रिएक्शन। ठीक है, अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम, इसको हटाते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, अगर बेंजीन है इसका रिएक्शन करा देते हैं AlCl3 के साथ, देन ऑक्सीजन के साथ हीट कर देते हैं, देन H3O+ दे देते हैं, यहाँ पे बनता है एसीटोन प्लस प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट मतलब एसीटोन भी प्रोडक्ट है और इसके अलावा एक प्रोडक्ट बन रहा है। ये जो प्रोडक्ट बना है, या फिर इसको ऐसे नहीं लिखो, इसको हटाओ, यहाँ पे जो भी एरोमेटिक कंपाउंड बना है, इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, इसका रिएक्शन कराना है CO2 के साथ, सॉरी CO2 नहीं, इसका रिएक्शन कराना है NaOH के साथ। इसका रिएक्शन हम करा दिए NaOH के साथ, देन इसी का रिएक्शन कराओ CO2 के साथ 1 नंबर पे और 2 नंबर पे H3O+ के साथ। जो कुछ भी बना इसका रिएक्शन कराओ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। हम ये रिएक्शन ES में करा चुके हैं और अल्कोहल ईथर फिनॉल में भी करा चुके हैं। ये हालांकि फिनॉल ही चल रहा है ये, तो ये हम अल्कोहल में या ईथर में कराएं, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, बट ये रिएक्शन हम कराएं। तो इसके साथ रिएक्शन कराओ, यहाँ पे बनेगा ए पेन किलर जिसको एस्पिरिन बोलते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे एस्पिरिन ही लिख दो, या नहीं ए पेन किलर ही लिखो।
ए पेन किलर। जरा गौर करना, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले सबसे पहले तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है, ये फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, क्यूमीन बन गया। ध्यान देना, Cl माइनस निकले, AlCl3, यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज अरेंज होकर बीच में जाएगा, क्यूमीन बन गया। इसका रिएक्शन O2 के साथ हीट अगर करेंगे तो क्यूमीन परऑक्साइड बनेगा, क्यूमीन परऑक्साइड, जो अभी के ही लेक्चर में हमने बताया है, क्यूमीन परऑक्साइड। H3O+ जब इसको देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में, ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में, और साथ में बनेगा एसीटोन। हमने यहाँ पे लिखा था कि एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड मतलब ये फिनॉल है, इसका NaOH के साथ रिएक्शन कराओ तो इनफैक्ट सॉल्ट ही बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल बन गया। ये OH माइनस यहाँ से H+ निकालेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल बन गया। इसको जब CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, कौन सा रिएक्शन है ये, कोल्बे रिएक्शन, इसके साथ क्या बन जाएगा, इसके साथ अभी तो बताया था, ये फाइनली OH और ये COOH हो जाएगा। इसके बाद इसका रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिडिक मीडियम में करते हैं तो ईस्टर बनता है। इनफैक्ट ये एसिड का रोल प्ले करता है और ये अल्कोहल है, बन गया ईस्टर, और यही बेसिकली एस्पिरिन है, ए पेन किलर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे नजर रखना, ये तुमसे पूछा ही जाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ। पूरा सटाओ गेट, गेट पूरा सटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है राइमर टाइमन रिएक्शन, TIEMANN, राइमर टाइमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ बेसिक मीडियम में, और बनता है सैलिसल्डिहाइड। क्या है मैकेनिज्म, उसको समझते हैं। थर्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म, ये जो फिनॉल है, सबसे पहले ये फिनॉल बेसिक मीडियम के कारण क्या हो जाएगा, फिनॉक्साइड में कन्वर्ट रहेगा, फिनॉक्साइड में कन्वर्टेड रहेगा। ठीक है, और ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म और OH माइनस मिलके तुम जानते हो कि बनाता है, क्या बनाता है, क्यूमीन, सॉरी क्यूमीन नहीं, ये OH माइनस यहाँ से H+ निकालेगा और बनेगा CCl3 माइनस प्लस H2O निकल जाएगा। इसके बाद ये क्या करता है, Cl माइनस को रिलीज करता है और CCl2 कार्बीन बनता है। इसके बारे में पहले आ चुका ये, ठीक है। कैसे होता है, तो ये जो C है, Cl है, Cl है, Cl है, निगेटिव चार्ज, ये क्या होता है, ये Cl धीरे धीरे बाहर निकलता है, तीनों में से कोई एक, और इस तरह से CCl2, और यहाँ पे प्लस चार्ज माइनस चार्ज खत्म, और दो इलेक्ट्रॉन CCl2, ये कार्बीन बन गया। अब ये कार्बीन में ये देखो क्या है, इसके वैलेंस शेल में, कार्बन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये, और CCl बॉन्ड वाला 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे CCl बॉन्ड वाला 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मतलब ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब देखो, जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो होगा क्या, CCl2 लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है यहाँ पे, ये नीचे आया, ये आया यहाँ पे, और यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज बना, ये यहाँ पे अटैक कर दिया। देखो क्या बन गया,
यहाँ पे भी ये पॉसिबिलिटी था कि ये लोन पे रेजोनेंस करके यहाँ आए, ये यहाँ पे रेजोनेंस करके आए, ये पाई बॉन्ड नीचे शिफ्ट होए और नीचे से अटैक करे इस पे। तो दो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। अभी जो बना रहे हैं वो ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पैरा प्रोडक्ट, बट यहाँ भी मेजर ऑर्थो प्रोडक्ट ही होता है। ये तुमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक भी दिया जाएगा तो याद ही रखना पड़ेगा, तो याद ही क्यों ना कर लें। Cl2 और यहाँ पे निगेटिव था, यहाँ पे क्या है, कोई चार्ज नहीं, तो ये निगेटिव जैसे ही आया इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, तो यहाँ पे यहाँ निगेटिव जैसे ही आया और लोन पेयर आया तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, तो यहाँ पे निगेटिव हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, कोई चार्ज नहीं। तो यहाँ का निगेटिव और यहाँ का कोई चार्ज नहीं के बीच में बॉन्ड बन गया, तो हो क्या जाएगा, यहाँ का निगेटिव और यहाँ का कोई चार्ज नहीं, दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो इनफैक्ट यहाँ पे निगेटिव चार्ज रह जाएगा। ठीक है, ध्यान दो कैसे हुआ। ये निगेटिव चार्ज था, लोन पेयर रेजोनेंस करके यहाँ आया, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे लोन पेयर और निगेटिव चार्ज हुआ, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो तो इसका निगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो वही इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ का चार्ज एज इट इज रह जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि ये कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन जो यहाँ वाला हाइड्रोजन है ये ठीक ठाक एसिडिक है, क्योंकि यहाँ से H+ अगर निकलेगा तो जो निगेटिव चार्ज होगा इधर CO के साथ रेजोनेंस करेगा। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे होता है प्रोटॉन ट्रांसफर। ये जो H+ है यहाँ से H+ बन के इस पे चला जाता है और प्रोटॉन ट्रांसफर करके, प्रोटॉन ट्रांसफर करके बना लेता है कुछ इस तरह का कंपाउंड। या फिर तुम इसको दूसरे स्टेप्स दूसरी तरह से भी लिख सकते हो। क्या जो दूसरा स्टेप है वही ज़्यादा सही रहेगा। इनफैक्ट क्या होगा, ये जो कीटो फॉर्म है ये टॉटोमेराइज करेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। ऐसा होने से क्या होगा कि जो अभी टॉटोमेराइज होके ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और तुम जानते हो कि फिनॉल एरोमेटिक कंपाउंड होता है, इसलिए ऐसा होगा। अब जरा गौर करो, फिनॉल का हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है कि यहाँ पे H होता तो ज़्यादा एसिडिक होता। यहाँ का हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, इस वजह से यहाँ से H+ निकल के इस कार्बन के निगेटिव चार्ज पे चला जाएगा और ये हो गया तुम्हारा प्रोटॉन ट्रांसफर या एसिड बेस रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन, प्रोटॉन ट्रांसफर बन गया क्या, फिनॉक्साइड और इधर CHCl2, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, और इतना ही बनकर रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो OH दिखा रहा है ये इनफैक्ट सही तो नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि हाँ ये इंटरमीडिएट है, यहाँ पे बनकर रुकेगा नहीं, क्योंकि बेसिक मीडियम में कभी भी ये OH के फॉर्म में नहीं रहेगा, तो इंटरमीडिएट है। फिर क्या किया, ये OH माइनस यहाँ से H+ निकाल के ये बना देगा। तो अभी तो हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, ये बना है। अब जरा गौर करो, OH माइनस तो है, OH माइनस है इस कार्बन पे, बेंजाइलिक कार्बन पे SN1 भी बढ़िया होता है, SN2 भी बढ़िया होता है। लिविंग ग्रुप Cl, न्यूक्लियोफाइल OH, दो लिविंग ग्रुप Cl, दोनों Cl निकलेगा बारी बारी से और बारी बारी से 2 बार OH आएगा और इस तरह से क्या हो जाएगा, जरा गौर करना, इस तरह से हो जाएगा COH और हम बताए हैं कि एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, तो एक्चुअली में ये नहीं होगा, क्या बनेगा यहाँ पे, ये निकल के बन जाएगा कुछ ऐसा, C=OH। ठीक है, तो इसके साथ रिएक्शन कराने के बाद ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए हमें, ये प्रोडक्ट बनाना नहीं चाहिए। ठीक है, ये जैसे ही बना अब ये बन के रुक जाएगा। लेकिन अगर कोई एसिड दे देंगे, एसिड का मतलब ऐसा एसिड जो फिनॉल से, मतलब यहाँ पे H होता तो जो कंपाउंड बनता, कौन सा कंपाउंड होता, वो होता
सेलिसल्डिहाइड, अगर यहाँ पे H+ लाना है तो हम वो एसिड लेंगे जो सेलिसल्डिहाइड से ज़्यादा एसिडिक होता है, उससे सेलिसल्डिहाइड का कंजुगेट बेस H+ ले लेगा और बन जाएगा सेलिसल्डिहाइड। ठीक है, तो ये था तुम्हारा राइमर टाइमन रिएक्शन। इसमें भी मेजर प्रोडक्ट ये ऑर्थो वाला ही मेजर प्रोडक्ट होता है, यही मेजर प्रोडक्ट है। सेम चीज़ ये नीचे से भी हो सकता था, बट पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट नहीं है। मतलब यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट ही मेजर है। बट इसका मतलब ये नहीं कि पैरा नहीं बनेगा, पैरा भी बनेगा, बट वो कम बनेगा। इसके पहले वाला में भी ऑर्थो पैरा दोनों बनता, लेकिन ऑर्थो ही मेजर होता है। तो इस पे नज़र जरूर रखोगे। ठीक है, तो अब इसके बाद बढ़ते हैं राइमर टाइमन के बाद रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। ये रिएक्शन इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। इनफैक्ट याद रखना पड़ेगा कि जो फिनॉल है, फिनॉल का अगर जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं तो ये जो जिंक है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ZNO बना लेता है, और ये H इसके साथ जुड़ के बेंजीन बन गया, बेंजीन प्लस ZNO। ठीक है, तो कन्वर्सेशन में इस रिएक्शन का यूज होगा एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करने में, कन्वर्जन में। ठीक है, ऑक्सीडेशन, फिनॉल का ऑक्सीडेशन भी होता है। अगर सोडियम डाइक्रोमेट H2SO4 के साथ लेते हो तो इनफैक्ट ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेता है, H2Cr2O7, डाइक्रोमिक एसिड। चाहे डाइक्रोमिक एसिड लो, चाहे क्रोमिक एसिड लो, चाहे Na2Cr2O7 H2SO4 लो वाटर के साथ, वाटर भी यहाँ पे होता है, ये एक्वस ही होता है। तो एक्वस, अगर एक्वस क्रोमियम प्लस 6 हो, एक्वस मीडियम में हो, तो क्रोमियम प्लस 6 तो डाइक्रोमेट में भी है, क्रोमेट में भी है, क्रोमिक एसिड में भी है, डाइक्रोमिक एसिड में भी है। ये डाइक्रोमिक एसिड है और ये क्या है, क्रोमेट। अगर हम लिखें, सॉरी ये डाइक्रोमेट है और इसके करस्पॉन्डिंग एसिड डाइक्रोमिक एसिड। अगर हम लिखें NaCrO4 तो ये हो गया क्रोमेट, और अगर लिखें HCrO4 तो ये क्या हो गया, क्रोमिक एसिड। डाइक्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़ है, ये नहीं, K2CrO4 और H2CrO4 ये हुआ तुम्हारा पोटेशियम क्रोमेट। हालांकि यहाँ पे सोडियम क्रोमेट लिखे थे, लेकिन नीचे लिखे थे वो गलत था, और सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला गलत था, Na2CrO4 होता। यहाँ पे हमने पोटेशियम क्रोमेट लिखा, और ये पोटेशियम क्रोमेट है, मतलब क्रोमेट है, और ये क्या है, क्रोमिक एसिड। तो चाहे क्रोमिक एसिड रहे या क्रोमेट रहे, डाइक्रोमेट रहे या डाइक्रोमिक एसिड रहे, एक्वस मीडियम में, सॉरी ये सब में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन और +6 है, और ये इसमें से किसी को भी ले लो एक्वस मीडियम में, तो फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है और बना देता है बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो ये बनता है बेंजोक्विनोन। एनसीईआरटी से कॉपी किया हुआ रिएक्शन है ये, सिंपल। इनफैक्ट यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और देखने में भी नहीं लग रहा है ये ऑक्सीजन है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ही हुआ ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो ये बेंजोक्विनोन में फिनॉल का कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक कलर का टार टाइप का चीज बनता है। ठीक है, अब Na2Cr2O7 H2SO4 के साथ फिनॉल का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद इसका जो एरोमेटिक नेचर है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं रह गया है। ठीक है, दूसरी बात ये भी, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो टॉटोमेराइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, इसमें टॉटोमेराइजेशन नहीं होगा, हालांकि एरोमेटिक भी नहीं है, और टॉटोमेराइजेशन में भी इन्वॉल्व ये नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऐसा कोई भी हाइड्रोजन इसमें नहीं है जो sp3 कार्बन से जुड़ा है और उसके बगल में डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो ये था ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। आज के लेक्चर में हमने देखा फिनॉल का प्रिपरेशन एंड फिनॉल का रिएक्शन। हालांकि विद इन सिलेबस ही हमने इस चैप्टर को रखा है, सिलेबस से बाहर नहीं निकला है, तो सिलेबस के बाहर का कुछ रिएक्शंस हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे विद इन सिलेबस चीज़ों का ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ, नए रिएक्शंस के साथ।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।